देखिए, लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले सबसे छोटे अंतर से तय होते हैं। आज हम एक ऐसे ही चुनावी नतीजे की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि महज कुछ वोटों का फासला असल में राजनीति को शासन से कैसे जोड़ता है या तोड़ता है। तो भारत के चुनावों की जब हम बात करते हैं तो कुछ नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते, वो पूरी कहानी कह जाते हैं। और आज हमारी कहानी का जो केंद्र है वो है ये नंबर 135। तो ये जो 135 का आंकड़ा है, ये असल में साउथ तुईपुई में जीत और हार के बीच की वो पतली सी लकीर है। हमारा काम ये समझना है कि आखिर ये लकीर खिंची क्यों, इसके पीछे की वजहें क्या थीं। चलिए इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई विधानसभा सीट इतने मामूली, इतने छोटे से अंतर से कैसे जीती या हारी जा सकती है, और ये नतीजा हमें वहां के वोटर्स के बारे में क्या बताता है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए ना सबसे पहले वहां की जमीन को, वहां के लोगों को समझना पड़ता है। उनके रोजमर्रा के मुद्दे क्या हैं, उनके संघर्ष क्या हैं। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। यहां के मतदाता बहुत जागरूक हैं और सक्रिय भी। इसका मतलब साफ है कि वोट किसी पार्टी की विरासत पर नहीं मिलते, वोट मिलते हैं काम पर, हाल के प्रदर्शन की कसौटी पर। यानी कि यहां पार्टियों के प्रति वफादारी बहुत कमजोर है। हर पार्टी को हर बार मतदाताओं का भरोसा नए सिरे से जीतना पड़ता है। अब ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सिर्फ टेबल में लिखे नंबर नहीं हैं। ये लोगों की असल जिंदगी की परेशानियां हैं। बेरोजगारी का 11.5% का आंकड़ा सिर्फ 1% नहीं है। ये परिवारों के आत्मसम्मान और उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पानी की किल्लत, खराब सड़कें, ये सब लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर हर रोज सीधा असर डालती हैं। और इसी बात से एक बहुत गहरी चीज जुड़ी है। जब युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं तो ये सिर्फ पलायन का डेटा नहीं होता, ये एक पूरी पीढ़ी के खो जाने जैसा है। समुदायों का अंदर से खाली हो जाना है। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये शिकायतें सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। जब कोई नागरिक अपनी समस्या बताता है तो ये एक तरह से अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखने का एक जिम्मेदार तरीका है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है और हर व्यक्ति के सम्मान के संवैधानिक अधिकार से जुड़ी है। तो चलिए अब इस हार की परतें उधेड़ते हैं। डेटा के निशान हमें कहां ले जाते हैं, अतीत के पैटर्न ने आज के इस नतीजे को कैसे तैयार किया, ये देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। साउथ तुईपुई में सत्ता विरोधी लहर एक परमानेंट फीचर है। यहां के मतदाता बदलाव के लिए वोट देते हैं और किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रहते। ये हर उस पार्टी के लिए एक चेतावनी है जो सत्ता में है। और ये चार्ट हार की पूरी कहानी को महज 3 बार्स में समेट देता है। सत्ताधारी एमएनएफ का वोट शेयर लगभग 11% नीचे गिर गया, और जो नई दावेदार थी जेडपीएम, उसने सिर्फ 1% के बहुत ही मामूली अंतर से जीत हासिल कर ली। इससे पता चलता है कि लोगों में असंतोष कितना गहरा था। तो असल में ये चुनाव पार्टियों से ज्यादा 2 अलग-अलग कहानियों की लड़ाई थी। एक तरफ एमएनएफ का अनुभव का दावा था, तो दूसरी तरफ जेडपीएम का एक नई व्यवस्था का वादा। और अंत में बदलाव की जो कहानी थी वो अनुभव पर भारी पड़ गई। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। आइए इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा था, जो ताकतें काम कर रही थीं, उनका एक व्यवस्थित विश्लेषण करते हैं। इस टेबल को देखिए, ये एक बहुत बड़ा सबक है। मजबूत संगठन, पैसा, संसाधन, ये सब तब तक काफी नहीं होते जब तक आपकी कहानी और आपका उम्मीदवार वोटर से कनेक्ट ना कर पाए। यहां पर एमएनएफ की जो ताकतें थी वो उनकी कमजोरियों की वजह से बिल्कुल बेअसर हो गईं। ये हार जो थी वो किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी। इसे कहते हैं नैरेटिव फटीग। मतलब जब आपकी कहानी पुरानी हो जाए, जब लोग बेरोजगारी और पानी की किल्लत जैसी असल समस्याओं से जूझ रहे हों, तब पार्टी की पुरानी कहानी उनके लिए बेमानी हो जाती है। और समय के साथ अपनी कहानी को ना बदल पाना, यही हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। पिछला डेटा और विश्लेषण हमें भविष्य के लिए वापसी का रास्ता कैसे दिखाता है, चलिए देखते हैं। वापसी के लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एकदम स्ट्रक्चर्ड 90 दिन के प्लान की जरूरत होती है। पहले 30 दिन अपनी कमियों को पहचानना, अगले 30 दिन जमीन पर लोगों से दोबारा जुड़ना, और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से गोलबंदी करना। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो करना क्या होगा? कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट कदम उठाने होंगे। सबसे पहले जमीनी संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। दूसरा, कहानी को बदलना होगा, एक नया रूप देना होगा, विरासत और नवीनीकरण।
और तीसरा, डिजिटल तरीकों से युवाओं तक अपनी बात पहुंचानी होगी। ये सभी रणनीतियां मिलकर काम करती हैं, अलग अलग नहीं। लेकिन जब हम डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आती है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है, पर उनकी निजता का सम्मान करते हुए। हर कम्युनिकेशन, हर संवाद उनकी सहमति और एक सही उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। ये भारत के डेटा संरक्षण सिद्धांतों के भी मुताबिक है। और अंत में हमें ये याद रखना होगा कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, एक पड़ाव है। असली मकसद तो शासन करने का जनादेश हासिल करना है और लोगों की सेवा करना है। राजनीतिक रणनीति का सबसे ऊंचा मकसद यही है कि डेटा के विश्लेषण को सीधे तौर पर लोक सेवा की जिम्मेदारी से जोड़ा जाए। और यहीं पर हम आज की राजनीति के सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जिस डेटा और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम चुनाव जीतने के लिए करते हैं, उसी का इस्तेमाल हम राजनीतिक वादों को शासन की हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। जो भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।